2021 कोरोना काल के बाद में संकल्प संस्थान द्वारा पुलिस सब इंस्पेक्टर और आरएएस दोनों को मद्देनजर रखते हुए, दोनों को इसलिए क्योंकि दोनों का जो पाठ्यक्रम है उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एसआई के अंदर हिंदी का जो पेपर है उसमें थोड़ा सा क्या है अंतर। दोनों मेरे हिसाब से कॉमन तरीके से आप लोग चलोगे और अपन चलाएंगे भी, इसको मद्देनजर रखते हुए नोटिफिकेशन हमने ये भेजा था कि आरएस के लिए आईएएस और आरएएस सेमिनार में उपस्थित रहेंगे और एसआई के लिए मैंने इसमें लिखा था कि सीआई भी होंगे और सब इंस्पेक्टर भी होंगे। पुलिस विभाग में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि पुलिस की नौकरी करते हुए अगर कोई प्रोग्राम अटेंड करना है तो कितना मुश्किल होता है। अभी 2 सब इंस्पेक्टर सामने उपस्थित हैं, एक जेल प्रहरी भर्ती के अंदर चयनित संकल्प विद्यार्थी वो भी उपस्थित हैं, बाकी संकल्प परिवार के सदस्य हैं। 1-2 भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे थोड़ी देर बाद में, तो उनकी भी बातें अपन सुनेंगे। सफल व्यक्ति जब होते हैं, वे जब अपनी सफलता की कहानी सुनाएं, तो उस सफलता की कहानी को हमें सुनना चाहिए। आखिर इनको सफलता कैसे मिली? क्योंकि आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, हो सकता है कि आपके लिए पहली भर्ती हो सब इंस्पेक्टर, इसके जो पद है इतनी बड़ी संख्या में नहीं आता। इस बार सब ये कह रहे हैं कि राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती, ऐसा कह रहे नहीं करे? पद कितने हैं? 859 इसको सबसे बड़ी मानते हैं। उसके बावजूद भी बाड़मेर के बेटे और बाड़मेर की बेटियां जब उसमें चयनित हो जाती तो हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। आखिर इन्होंने किस तरह से मेहनत की, कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, किस तरह से पढ़ा और उसके बाद में ये सफलता अर्जित की। हमें ये सारी बातें सुनना चाहिए। सफलता की कहानी सफल लोगों की जुबानी से ही अच्छी लगती है। आज अपने बीच में 2 सब इंस्पेक्टर उपस्थित हैं, नौचयनित। परिचय में करवा दूं, जो वर्दी में इधर बैठे हैं, आपका नाम लक्ष्मी मेघवाल है और बाड़मेर क्षेत्र कौन या जैसलमेर भी साथ में? बाड़मेर के अंदर सीधी भर्ती में चयनित, ये अपने सोसाइटी के अंदर पहली बेटी है, इसके लिए जोरदार तालियां। सोसाइटी मेरी परिभाषा में अलग है, मैं उसको सोसाइटी मानता हूं जिसमें हमारे विचार मिलते हो, फिर भी हमारे सामाजिक संबंध जिससे जुड़े होते हैं हम उसको भी सोसाइटी कहते हैं। उस सोसाइटी को गर्व है, हमें गर्व है, हमारे पूरे जिले को भी आप पर गर्व। इनके पास में बैठे हैं और ये भी हमारे लिए भी खुशी और गर्व की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेमनाथ जी हैं, आपके बारे में तो मैंने ऐसा सुना है, बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर नाथ समुदाय के अंदर आप पहले सीधी भर्ती में चयनित सब इंस्पेक्टर हैं। ये भी हमारे लिए किसकी बात है? गर्व की बात है। एक प्रतिभा उधर वर्दी में और बैठी। वर्दी का हमेशा हम सम्मान करते हैं। वर्दी शान है, वर्दी जान है, वर्दी रुतबे का दूसरा नाम है।
वर्दी इतनी आसानी से नहीं मिलती। मेरा भी वर्दी का सपना था। हर बार मैं क्लास में कहता भी हूँ, लोग पता नहीं ऐसा क्यों कहते हैं कि पुलिस की ऐसी नौकरी कठिन है। मुझे आज पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि शायद मैं पुलिस में होता, कांस्टेबल पद पर भी होता, कितना अच्छा रहता। डेली अप टू डेट रहना, वर्दी लगा करके जय हिंद तो करना था, और क्या करना था। कितना अच्छा लगता है। संकल्प का सितारा कह सकता हूं मैं, रेवता राम सारण। प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ट्रक ड्राइवर से इस्तीफा देकर के कोई कहते हैं दुखी होकर के, दुखी हुई तो नहीं थे। मैं जब गांव गया था इनके, तब इन्होंने मेरे को बताया था कि सर ये जो ट्रक खड़ी है ये मैं ही चलाता। और उनको छोड़ करके जब यहाँ आते, मुझे ऐसा लगता था कि इस बच्चे को सेलेक्ट करवाना मुश्किल का, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर तेरे में है हिम्मत तो ये दुनिया तेरे पैरों तले झुक जाएगी। और हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक बल होता है, एक बाह्य बल होता है। कुछ लोगों का बाह्य बल बहुत मजबूत है, कुछ का आंतरिक बल बहुत गिरा हुआ। जिनका आत्म बल मजबूत है उनको सफलता अवश्य मिलती है। नियमित रूप से क्लास में आना, और एक और खास विशेषता, क्लास की सबसे आगे की सीट पर ही बैठना, ये विशेषता। और नियमित रूप से आना। ऐसी मेरे सामने कोई क्लास नहीं देखी मैंने जिसमें रेवत बैठता और उस दिन नहीं आया। जितने भी टेस्ट होते हैं उन सभी टेस्ट में टॉप कर, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर होता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का परिणाम बार भाग को मैनेज करते करते इनको ऐसा लगा कि मैं इतने करूं अटेम्प्ट जितना सही लगता है। उसमें से एक सवाल नंदा देवी वाला था, वो मिस हो गया। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में चयन नहीं होना, थोड़ा सा हमें भी दुख हुआ, लेकिन फिर चयनित हो जाते हैं किसमें? जेल प्रहरी। आज अपने बीच में जेल प्रहरी, हाँ जेल प्रहरी परीक्षा रिजल्ट बाद में आया, ऐसा हुआ ना? हाँ, परिणाम बाद में आया। खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। अब सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए, जुनून के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। आप भी दो शब्द कहेंगे। अब मेरे परिवार के सदस्यों का भी परिचय करवा दूं, उसके बाद अतिथियों का सम्मान करवा देते हैं। इधर बैठे हैं मेरे छोटे भाई, मेरे लाडले, जो हमेशा हम लोग लाइव के अंदर आ जाते हैं। ये जय हिंद बोलते हैं, मैं नमस्कार कहता हूँ, फर्क इतना ही है। आप आशुजी चौहान हैं, मूल रूप से सीकर जिले के रहने वाले, लेकिन गंगानगर पापा जी की नौकरी है तो आप ज्यादातर यही कहते हैं कि मैं गंगानगर का हूं। पुलिस विभाग के अंदर अभी आप कार्यरत हैं। इसी के साथ साथ युवाओं को सही मार्गदर्शन कर देने का एक बीड़ा भी आपके द्वारा उठाया गया है। ना जाने कब और किस मोड़ पे ऐसा मिलन हो गया कि उसके बाद भाई तो तब मानते हैं कि जब एक मां की कोख से जन्म लेते हैं। ये जरूरी नहीं, रिश्ते खून के हो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन साथ मिलकर के हम दोनों काम करेंगे। हमारा दोनों का उद्देश्य एक ही होगा। इसी मुहिम को लेकर के राजस्थान के अंदर ऑनलाइन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी हम क्रांति लेंगे, और ये क्रांति आज सफल होगी और आगे भी ये क्रांति सफल होगी। कम पैसे के अंदर उच्च क्वालिटी की और
राजस्थान भर के अभ्यर्थियों ने हमें खूब प्यार और स्नेह दिया। आप लोग लाइव क्लास चलती है उसमें आप देखते होंगे। इसी के साथ में भवानी सिंह जी चुंडावर, आप राजसमंद जिले से बिलोंग करते हैं और आप भी एक लेबोरियस पर्सन कह सकता हूं, बहुत मेहनती। एमपीपीएसआई के अंदर आप जब सेलेक्ट होते हैं लेकिन उसके बाद आयु एक बाधा बन जाती है कि अभी आप उस उम्र को पूरी नहीं कर पाए, इसलिए आप दूसरा ही मौका देखें। कई बार ऐसा होता है कि हम पहले से ही सेलेक्ट हो जाते हैं। कई बच्चे ऐसे मिलते हैं, सर उम्र तो नहीं हुई लेकिन मैं परीक्षा दे सकता हूं कि नहीं दे सकता। हम उसको यही कहते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए दे दो, सिलेक्शन होगा तो ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ये कोई अपराध नहीं है। उसके बाद आप कॉमर्स के रहे विद्यार्थी, लेकिन पता नहीं कब आपको हिंदी की वो बिंदी पसंद आ गई और हिंदी के महारथी बने। मैं लगातार इनके साथ रह रहा हूं, अभी लॉकडाउन में हम यहीं रहे, मेहनत करते हुए मैंने इनको देखा। एक ऋषि मुनि की तरह तपस्या कर रहे हैं और इन्होंने बढ़िया सी एक पुस्तक लिखी है, मार्केट में भी आने वाली, वस्तुनिष्ठ एक संग्रह लिखा। इनके पास में रीजनिंग के विशेषज्ञ ऑफलाइन क्लास में मेरे साथ, आपने ऑनलाइन क्लास में भी हमेशा जुड़े रहे। अब तो कह सकते हैं कि जन्म स्थान का गंगानगर है, लेकिन अब 10 साल हो गए हैं तो अब बाड़मेर का भी राशन वगैरह यहाँ बढ़ा देंगे अब आगे से आपसे कोई पूछे विनोद जी गोदारा कहाँ के है तो आप क्या कहोगे? बाड़मेर के हैं। तो इतना लंबा साथ रहना बहुत मुश्किल काम होता है, तो हम भी भाइयों की तरह रहे। उद्देश्य आप लोगों की सफलता लेकर के हमेशा चलते हैं। यही लोग मुझे सलाह देते हैं और मैं यही आपके अनुसार, इनके अनुसार ही कार्य करता हूं। उधर अजय जी बुंदेला हैं, चूरू से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी वगैरह सर्विस में है जोधपुर में, तो अभी निवास स्थान इनका जोधपुर है। मैथमेटिक्स, गणित, जिसे विशेषज्ञ कह सकते हैं, आपके द्वारा लिखी गई कई पुस्तकें जिसका बच्चे अध्ययन भी करते हैं और आप में से अभी पढ़ते होंगे और आपको भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो आज के इस समारोह में अपने जो मुख्य अतिथि 2 सब इंस्पेक्टर हैं, मैं निवेदन करूंगा गोदारा जी से कि आप प्रेमनाथ जी को साफा पहना करके स्वागत अभिनंदन करें। इसी कड़ी में मैं एक बालिका से निवेदन करूंगा कि आप आए और लक्ष्मी जी को भी साफा पहना है कि बेटियां भी साफा पहनेगी, क्यों नहीं पहनेगी। आप इधर ऊपर आ जाओ। स्वागत की इसी कड़ी में मैं भवानी सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप रेवंत अपने बीच में उपस्थित हैं। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा गोदारा जी से कि आप भी लक्ष्मी जी को पुष्प भेंट कर राजस्थान पुलिस
एसआई में चयन की बधाई दें, शुभकामनाएं दें और आप लोग तो तालियां बजाकर। मैं निवेदन करूंगा बुंदेला जी से कि आप प्रेमनाथ जी जो अपने बीच में उपस्थित हैं, आपको भी शुभकामनाएं भेंट करें, पुष्प भेंट करके। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा संकल्प के जो मैनेजर जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, दौलत सिंह जी, आप भी प्रेम जी को पुष्प भेंट करें। हाँ ये अब आप जिनको सुनने के आतुर हो और आप लोग सुनोगे, साथ साथ में प्रश्न भी पूछोगे, आपके मन में जो भी प्रश्न हो वो भी पूछिएगा, कैसे पढ़े, क्या पढ़ा, इन सारी बातों के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ। किसको बुलाऊं? लक्ष्मी जी, आप आए और अपनी बात को संक्षिप्त नहीं रखें, विस्तृत तरीके से बताएं और इनके जो भी प्रश्न है उनका भी समाधान करें। हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज मुझे इस मंच पर दो शब्द आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। मुझे बहुत खुशी है और बहुत गर्व की बात है कि मैं आज इस मंच पे कुछ आपको मेरे सामने चुनौतियां आई और मेरे सामने क्या क्या समस्याएं आई वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कोचिंग संस्थान के सभी सदस्यों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और आज इस सेमिनार में आए हुए आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी साथी आने वाले समय में इसी एक राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई बम्पर भर्ती में जो एसएसआई दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, इस भर्ती के माध्यम से आप अपनी योग्यता को, आप अपनी काबिलियत को सबके सामने प्रस्तुत करोगे कि हम इस योग्य है कि हमारी काबिलियत क्या है। अगर तैयारी नहीं करोगे तो जो योग्यता है, जो आपकी एबिलिटी है वो आप प्रदर्शित नहीं कर पाओगे। तो इस योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए आपको एक बहुत लंबे जंग की जरूरत है और उस जंग में आपको जीत हासिल करने के लिए कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उस चुनौतियों का जो सामना कर लेगा वो इस जंग में जीत हासिल कर लेगा। तो साथियों, इस जंग में जीत हासिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपके सामने चुनौतियां क्या क्या आ रही है और चुनौतियां आ रही है उससे पहले आपको अपना लक्ष्य एक करना होगा। जिसका लक्ष्य एक होगा वो उस सफलता को जरूर हासिल करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इस समय में अनेक सारी भर्तियां आ रखी है, एसआई की भी है, वनपाल की भी है और कई भर्तियां भी आ रखी है, उसमें आपका लक्ष्य फिक्स नहीं है। आप आज सेमिनार एसआई वाले में आए हो और आपके दिमाग में टीचर बनना है या अदर और कोई सर्विस प्राप्त करनी है, तो ऐसी भूल मत करना मेरे साथियों, क्योंकि जो ऐसी भूल करता है वो बाद में बहुत पछताता है। आपको अगर इस जंग में जीत हासिल करनी है तो पहले इस लक्ष्य को एक करना होगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बनना है, एसआई बनना है। बाकी सारे अगर कोई भी भर्तियां आ रही है, हाँ हो सकता है इस भर्ती के बाद में आप उसकी तैयारी करो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लक्ष्य निर्धारित करना होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास जगाओ कि इस भर्ती में मैं सेलेक्ट होऊंगा या होंगी। जिस टाइम आप फॉर्म भरते हो उस टाइम आप ये मत सोचो कि पोस्ट कितनी है, पोस्ट ज्यादा है या कम है। आपको एक फॉर्म और एक ही पोस्ट की जरूरत है, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। जिस टाइम हमने फॉर्म भरे थे उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 330 पद थे, उसके बाद में 511 पद बढ़ाए गए थे, टोटल 511 पद कर दिए थे। पर जिस टाइम फॉर्म भरे थे उस टाइम हमने यही सोचा था कि हमारे लिए एक ही पोस्ट काफी है। तो आप भी यही सोच के चलो कि इस राजस्थान सरकार के द्वारा निकाली गई बम्पर भर्ती में हम सेलेक्ट हो जाएंगे और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि आप सभी साथी इस भर्ती में चयनित हो। मेरे सामने भी कई चुनौतियां आई थी। 2016 में जब भर्ती निकली थी उस टाइम मेरा छोटा बच्चा भी था तो दूसरी ड्यूटी भी करनी पड़ती थी, घर का कामकाज भी देखना पड़ता था। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए मैंने मेरे परिवार वालों का भी सहयोग लिया, तो मेरे अफसरों का भी सहयोग लिया। अफसरों ने मेरी ड्यूटी में रियायत बरती थोड़ी बहुत, तो परिवार वालों ने बच्चे को रखने के लिए हेल्प की। तो आपको भी, आपके सामने भी ऐसी कई सारी चुनौतियां आएगी जिसका सामना आपको करना होगा। उस चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको देखना होगा
की समस्या छोटी है तो भी इग्नोर मत करो, और समस्या आ रही है फिर भी लक्ष्य से भटको मत। उस लक्ष्य को ध्यान में रखो कि लक्ष्य अपना सिर्फ और सिर्फ थानेदार बनना। दूसरी बात, अपना सिलेबस पे, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक कॉमन पेपर होता है और दूसरा हिंदी का पेपर होता है। जैसे सर ने पहले बता ही दिया है कि हिंदी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदी अगर आपकी अच्छी कवर है तो आपकी नैया पार हो सकती है। हिंदी जितना ज्यादा टफ भी नहीं है तो उतनी ज्यादा आसान भी नहीं है। हिंदी को रटने की जरूरत नहीं है, हिंदी को समझने की जरूरत है साथियों, कि इसमें अपन रट के याद नहीं कर सकते। एक टॉपिक को कर सकते हैं पर पूरी हिंदी को रट के याद नहीं कर सकते हैं। तो हिंदी को रटने की जरूरत नहीं है, समझने की बहुत जरूरत है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर ने जैसा बताया तो आपकी हिंदी अच्छे से कवर करवा देंगे। और अगर हिंदी में कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को इग्नोर कभी मत करना, क्योंकि हिंदी का हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हर एक टॉपिक से 100% क्वेश्चन आता है। बाकी कॉमन पेपर होता है, उसमें कुछ टॉपिक में से क्वेश्चन आए या ना आए, बट हिंदी के हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है। जो टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है तो वो सर से वापस पूछो और उसको बार बार रिवीजन करो। दूसरा पेपर है जीके का, कॉमन पेपर है जिसमें हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर सब आते हैं। तो उसकी भी अच्छी सी तैयारी करो और उसके साथ साथ में आप करंट पे बहुत अच्छा ध्यान दो। अगर करंट पे ध्यान नहीं दोगे तो बाकी वाले पेपर में तो कोई टॉपिक छूट जाएगा, उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट करंट का पेपर आना श्योर है। करंट के 17-18 क्वेश्चन आए थे पिछले पेपर में, तो आपको करंट पे ज्यादा ध्यान देने की बहुत जरूरी है। और यह कोचिंग संस्थान की तरफ से एक अच्छी सुविधा कर रही है कि यहाँ साप्ताहिक या मासिक टेस्ट होते हैं। उन टेस्टों में साथियों आप वो टेस्ट लास्ट समझो कि ये टेस्ट नहीं है, हमारा फाइनल एग्जाम है। इस एग्जाम में आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं वही अपने चयन के लिए मार्क्स समझो। उस टेस्ट में टॉप आने की कोशिश करो। जब ये सोच लो कि ये तो की कोचिंग तरफ से लिया गया टेस्ट है, इसमें कोई जरूरी नहीं है, कोई कम नंबर आएंगे तो भी डांटेंगे नहीं, ऐसा मत सोचो। वो खुद के लिए नुकसान कर रहे हो। वो खुद के लिए सोचो कि इसमें कितने नंबर आए हैं, कितना क्या हो रहा है, वो अपने लिए फाइनल मानो। फिर मैं मेरी बात कहूं तो मेरे सामने काफी समस्याएं आ रही थी। मैं 2011 में कांस्टेबल के पद पे चयनित हुई थी। तो चयन हुई उस टाइम मेरे को ये पता नहीं था कि एसआई की भी डायरेक्ट कोई भर्ती आती है, क्योंकि उस टाइम भी एक भर्ती आई थी एसआई की। मेरे गांव में इतना किसी को कोई नॉलेज नहीं था कि इस भर्ती के बारे में मुझे नॉलेज दे या मुझे कोई मोटिवेट करे। जो मैंने आगे पढ़ाई जारी रखी, तो पढ़ाई जारी रखते मुझे पता चला कि एसआई की भी कोई पोस्ट होती है, किसी ने गाइडेंस किया। जैसे ही भर्ती आई तो मैंने फॉर्म भर दिया था, बट मेरे सामने कई समस्याएं थी, जैसे मैंने आपको पहले बता भी दिया है। तो उस समस्याओं से डरो मत मेरे साथियों। फिर मैंने इस कोचिंग संस्थान में पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया था। तो यहाँ अच्छे से कोचिंग कराई गुरुजी के द्वारा, जिसकी सफलता का आज परिणाम मुझे मिला भी है। और इस कोचिंग संस्थान के गुरुजी और सभी सदस्यों को भी इस बात की खुशी भी है कि हमारे यहाँ से कोई सब इंस्पेक्टर बना है। तो आने वाले टाइम में मैं भी एक आशा करती हूँ कि आप सभी साथी इस मंच पर आमंत्रित होंगे, और वो किस लिए होंगे कि वो आपकी एक सफलता का परिणाम होंगे। जब आप सफल हो जाओगे तो आपको भी इस मंच पे आने के लिए मौका दिया जाएगा। बाकी आप में अगर कोई मुश्किल आ रही है, किसी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो सर से गाइडेंस लो, बहुत अच्छे से समझाते हैं। इसमें कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि कितनों ने फॉर्म भरा है, उसकी तरफ देखो भी मत कि तूने फॉर्म भर दिया है। कभी कभार क्या होता है कि कई साथी 2-2, 3-3 फॉर्म भर के छोड़ देते हैं और एग्जाम देते नहीं है। तो उस फॉर्म की तरफ देखो मत, अपना लक्ष्य फिक्स करो। दूसरी बात, इस चीज के लिए कभी मत डरो कि दुनिया क्या कह रही है। दुनिया बड़ी जालिम है मेरे साथियों, कभी आपको हंसाएगी, कभी रुलाएगी, कभी डराएगी, तो कभी आपको सताएगी जरूर। और जब आप अपनी सफलता की मंजिल को पाओगे, जब आप अपनी सफलता की मंजिल को पाओगे, तो यही दुनिया आपका नाम जपते जपते आपके पीछे आएगी, आपके पीछे आएगी। तो कभी आप सोचते हो, जैसे मेरी बहनें बैठी हैं, इनके लिए मैं मानती हूँ कि काफी सारी प्रॉब्लम आती है। हो सकता है लड़कों के लिए भी आए, बट इनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम आती है। कभी माँ बाप पढ़ाते तो कभी ससुराल वाले नहीं पढ़ाते, मना कर देते। मना करने के बाद में या पड़ोसी कह देते हैं कि इनको तो ये काम नहीं करना, इसलिए ये पढ़ेगा, बहाना लेकर बैठ। तो मेरी बहनों, मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा यही कहना चाहूंगी कि दुनिया की तरफ ध्यान मत दो कि वो क्या कह रही है आपके बारे में। आपको कभी अच्छा कहेगी, कभी बुरा कहेगी। अच्छा गाइड करने वाला बहुत कम मिलता है। हो सकता है मेरे भाइयों के लिए भी ये समस्या आती होगी, कभी घर की जिम्मेदारी होती है, कभी क्या होती है, अपने माता पिता के लिए सब कुछ समस्या आती है, बट उस समस्या का समाधान करके अगर कोई कह रहा है आपको, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो और अपने
लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करो, तो मेरा मानना है कि आप एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। पतंग होती है, उसको आसमान को छूने के लिए कटना पड़ता है। एक पतंग होती है, उसको आसमान को छूने के लिए खुद को कटना पड़ता है। तो आपको भी वही पतंग बननी है, कट जाओ पर आसमान को जरूर छूना है। आपको अपना लक्ष्य, बाकी आपके मन में अगर कोई शंका हो, मेरे से क्वेश्चन करना हो तो आप कर सकते हो। फर्स्ट चरण इसमें पेपर का होता है, वो पेपर वाला मैंने भी बता दिया, सर ने भी बता दिया कि इसमें जो जो चीज होती है। इसके बाद में इंटरव्यू के बाद में देखो आता है फिजिकल का। तो फिजिकल वाला तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई जो बैठे हैं अनफिट है, मेरे सभी भाई बहन फिट ही लग रहे हैं। उसके बारे में आप कभी डरना मत कि फिजिकल में अनफिट हो जाएंगे। उसमें एक ही समस्या रहती है कि चांस एक दिया जाता है, चांस एक दिया जाता है, बट उस चीज से डरो मत। लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए सिर्फ और सिर्फ जंप में समस्या आती है। जिस टाइम आप जंप के बारे में सोचो या जंप करो, उस टाइम आप यही सोचना कि हमें पासिंग मार्क्स लाना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कभी सोचना मत। ज्यादा से ज्यादा नंबर लाओगे, अगर अच्छे मार्क्स वाले 15 फीट लड़के कूद गए हैं, लड़कियां 10 फीट कूद गई और मान लो पीछे फाउल हो गया तो आपको 0 मिलेगा। ये तो रही कोई फिजिकल की बात। इसके बाद में आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में मेरे भाई बहनों यही पूछा जाएगा, जैसे आप बीए करके इस एग्जाम में सेलेक्ट होकर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। या मान लो हमारी तरफ कोई विभाग से जा रहा है, जैसे कोई टीचर से जा रहा है, कोई पुलिस से जा रहा है, कोई अदर विभाग से वहाँ इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, तो उनको अपने विभाग के बारे में पूछा जाएगा कि आपके विभाग में क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो वो नॉलेज रखनी बहुत जरूरी है। इंटरव्यू के बाद में फाइनल मेरिट आती है, और ये बात की स्टेप है, इसमें आपको पढ़ने की अभी कोई जरूरत नहीं है। सर और गाइडेंस करते रहेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम हो तो सर से गाइडेंस देते रहना। फिलहाल आपका लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ तैयारी करो एग्जाम। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप आपको पूछना हो कुछ आप बताओ। मैं अभी सेकंड ईयर में हूं, क्या अप्लाई कर सकता हूं? बीए सेक्शन बीए सेकंड अंतिम वर्ष वाला फाइनल, पर आप एग्जाम दे सकते हो, इससे नॉलेज बढ़ेगा। एग्जाम दे किसी को कोई पूछना है, कोई शंका हो तो जैसे आज झिझक रखोगे वैसे ही आगे झिझक रहेगी। ऐसा नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो बताओ, शेयर करो। वो शेयर करोगे तो आपकी समस्या का कोई कोई जरूर समाधान निकलेगा। ऐसा नहीं कि हर कोई बुरी गाइड देगा, ऐसा कोई नहीं है। आपके लिए सब अच्छा ही सोचेंगे। अगर आपके सामने कोई भी समस्या होती है तो आप जिसको टिकट मानते हो घर परिवार में शेयर करो, या कोई पढ़े की समस्या तो सबसे शेयर करो, तो आपका समाधान जरूर निकलेगा। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो जिसको मत बोलने की कोशिश करो। मुझे भी आज ये मौका मिला है, तो मेरे इतने भाई बहन बैठे हैं मेरे सामने, ऐसा पहला मौका है कि इतों के सामने मेरे को बोलने का मौका मिला, तो मैं मेरी ड्यूटी छोड़ के यहाँ आई हूँ। क्यों आई हूँ? क्योंकि मेरे पास एक मौका था। इस मौके को जाने मत देना। और साथियों, आपके सामने इस बम्पर भर्ती का जो मौका है, इसको गंवाना मत। कभी क्या है कि लोग कहते हैं कि इस भर्ती में नहीं, आगे वाली भर्ती में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा कभी मत सोचना। इस भर्ती की सबसे बड़ी समस्या है कि ओवरएज हो जाओगे। आपके पास में फर्स्ट चांस है, हो सकता है कि कोई ये कम उम्र में भी हो, कई साथी ऐसे भी हो जो लास्ट स्टेज पे हो, तो ये अच्छा मौका है, इसको गंवाना मत। दूसरी बात, सर ने बोला कि पीछे बैठने वाले सब आगे बैठना, तो ऐसा नहीं हो कि एक दिन सर के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, हमें बुलाना पड़े सब आगे के लिए बैठा रहना, ऐसा मत करना। कभी पीछे बैठो तो कभी आगे बैठ जाना। यहाँ भी कुर्सी का किस्सा ही चल रहा है, तो आप भी ऐसे लड़ो और अपनी कुर्सी को प्राप्त करो। ठीक है, बाकी आपकी कोई समस्या हो तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि सर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जिसे कभी रखना मत, अभी जो अपनी जो भी समस्या हो वो सामने प्रस्तुत करना और उसकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। मैं मेरी बेस्ट विशेष आप सबके साथ है कि आने वाले समय में आप हमारे विभाग में हमारे साथी बढ़ो। मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप अपनी सफलता का राज, आपने पढ़ाई कैसे की, किस तरह से आपको ऐसा लगा कि मुझे सरकारी सेवा में जाना चाहिए, एक संघर्ष की आप संक्षिप्त कहानी यहाँ करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने बोलने का मौका दिया मेरे को। मैं बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहा हूँ। जब भी मेरी आंख खुली है तो मेरे किताब हाथ में, एक ही रीजन, जब घर से गाड़ी छोड़ के आ गया और वहाँ बहुत रातें काटी थी और यहाँ भी वही काम किया। एक जगह बैठ के आंख बंद तो सोना, आंख खुली तो किताब हाथ में। एक ही कारण है, आप अगर तैयारी करो तो लगन से करो,
100% आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपकी आंख खुली है। हाँ भाव, आपका स्वागत। इन्होंने आपको निमंत्रण दिया है, इसी के साथ साथ आने की योजना बताइए कि आपको उसके अंदर जाना कैसे, पूरा तरीके व्यवस्थित तरीके से बताया। और उसमें हम भी इस बात को बार बार कह रहे हैं। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, हिंदी के जितने भी टॉपिक है उस प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न आएगा, ये अति आवश्यक है, ये बहुत बड़ी बात है। और जीके में उसका तो कोई पार नहीं है, और आएगा या नहीं आएगा ये क्लियर भी नहीं, कहीं से 2 सवाल ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो सब्जेक्ट को इतना अच्छा तैयार करो। मैं खुद पढ़ाता था और पढ़ाए हुए यहाँ तो बाड़मेर आने से पहले भी कहीं पढ़ाया था, तो वहां से भी खूब चयनित थे सब इंस्पेक्टर। उनको मैं क्लास के अंदर कहता था, मेरी क्लास होने के बाद में मेरे को पूछते थे कि सर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा बताओ। मैं उनको एक ही कहता, मैं कहता था आपके हिंदी विषय पे कितनी अच्छी पकड़ है। तब वो बोलते थे सर इसमें तो थोड़ी कमजोरी है। मैंने कहा इसको पहले ठीक करो, सिलेक्शन का आधार यही है। दूसरा जो हमारा डर है, मैंने अभी कहा, मैंने कहा इंटरव्यू के बारे में बताओ, इसलिए कहा क्योंकि आधे से ज्यादा को तो इसका डर है कि उसके अंदर पता नहीं क्या होता है, कुछ भी नहीं। विभाग से हो तो विभाग के प्रश्न पूछेंगे, पुलिस से सेलेक्ट होकर के आप जा रहे हो तो इनसे पुलिस के प्रश्न पूछे। अब आप विभाग से नहीं हो तो स्कूली शिक्षा के प्रश्न पूछेंगे, विद्यालय महाविद्यालय शिक्षा उसके प्रश्न पूछेंगे, या फिर कोई डिग्री या डिप्लोमा आपने उसमें साथ में पंच कर दिया तो उसका पूछेंगे आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा तो इसमें क्यों आना चाहते हो। दूसरी बात है पुलिस के बारे में पूछेंगे, सब इंस्पेक्टर बन रहे हो तो कुछ क्या कर्तव्य उत्तरदायित्व, वो तो सारी चीजें सिखा देंगे। ये बातें तो बाद की बातें, महत्वपूर्ण। अगर आप भी जो अभी रीडिंग कर रहे हो पेपर अच्छा हो गया तो आपको ना तो कोई फिजिकल में रोक पाएगा और नए इंटरव्यू में रोक पाएगा। आपको बस पढ़ाई करनी है, पेपर की तैयारी अच्छे से करना है, बाकी वाला टेंशन। सिलेक्शन का जो आधार है वो है पेपर। इसमें बढ़िया तरीके से आप पेपर पास कर देते हो। इंटरव्यू के अंदर घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पेपर में इतने उच्च अंक प्राप्त करो, फिजिकल में क्वालिफाई का ध्यान रखो, सिलेक्शन की मेरिट के अंदर रहोगे। इतना आसान नहीं होता है कि वर्दी मिल जाए। वे वो खुश नसीब लोग होते हैं जिनको ये वर्दी नसीब हुई है। इसीलिए लक्ष्य तय करो और उसके अनुसार आज से ही तैयारी में जुट जाओ। काफी समय अंतराल के बाद सब इंस्पेक्टर की भर्ती आती है, लगभग 4 या 5 वर्ष के बाद ही आती है। इस गवर्नमेंट में यही समझो फर्स्ट और लास्ट ही समझो। आज को बढ़िया तरीके से कैसे मैनेज करना है इसके बारे में हम समय समय पर इसकी प्लानिंग भी आपको बताते रहेंगे, अच्छी बुक्स बताते रहेंगे, हर तरीके से हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बार सब इंस्पेक्टर आरएस के लिए मैं आपको बताऊं, ये सेमिनार मैंने इस हॉल में इसलिए रखा है कि आपके इसी हॉल के अंदर आपको बैठाएंगे जो कि अपने पास में सबसे छोटा हॉल है। और इसमें जो अपन बोर्ड यूज करेंगे, अभी ये पैनल ये बोर्ड यूज नहीं करेंगे, जो स्टूडियो के अंदर जो बोर्ड आते हैं जिसमें हम लाइव क्लास के अंदर जो पढ़ाते हैं वो बोर्ड मैंने मंगवाया है, वो बोर्ड यूज करेंगे, उसी से मैं आपको पढ़ाऊंगा। पढ़ाने के बाद में टीचर के द्वारा पढ़ाने के बाद में साथ साथ में आपको वीडियो भी दिखाएंगे, फोटो भी दिखाएंगे, सारी चीजें पढ़ाने के बाद में वो जो आज टीचर ने क्या पढ़ाया वो पूरा पीडीएफ हम टेलीग्राम पर शेयर करेंगे। तो आप अगर क्लास में नोट्स बनाते समय चूक गए हैं तो क्लास में टीचर ने जो बातें लिखी है वो आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम के अंदर मिलेगी। तो आपके लिए अलग से हम टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, जो अपने आप पर तैयारी करें उनको उसमें जोड़ेंगे, उसको समय समय पर उनको जानकारी देते रहेंगे और ये सारी चीजें देंगे। दूसरा, हाई टेक्नोलॉजी इसलिए लेकर के आ रहा हूँ, इसके अंदर जैसे अपने यहाँ पर एक नए सदस्य ग्रुप में, और मेरे तो परिवार के अपने तो परिवार के सदस्य बैठे हैं, सेजू सर बैठे, तो आपने जनरली देखा होगा इनका साइंस पढ़ाने का जो तरीका है। मैं खुद कई बार ये सोचता हूँ कि इतनी बढ़िया तरीके से साइंस पढ़ाते, तो मेरा इनसे भी डिस्कस हुआ तो इन्होंने कहा कि अगर साइंस एसआई और आरएस का अगर अपन बैच लें, ये बैच क्वालिटी आधारित होता है, इनको अपन क्वालिटी दें और बाड़मेर के अंदर सर अगर अपन कर सकते हैं, इनको पैनल से अगर पढ़ाएं, और पैनल से इससे क्या रहता है कि मेरे ज्यादातर मैं साइंस चित्रों के माध्यम से पढ़ाता हूँ। आपने लाइव क्लास देखी सर की? आप अगर ऐसा सुविधा दे सकते हो तो
इसका तुरंत जिस दिन मेरे पास में बात आई उसी दिन मैंने तय किया कि पैनल से पढ़ाएंगे हम आपको एक अच्छा सा, ताकि आपको खुद को अब लगेगा कि अब हमें इतना बढ़िया तरीके से हर एक चीज समझाई जा रही है। जैसे सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे, पीपीटी लेकर के आएंगे, पेन ड्राइव डालने के बाद अपनी पूरी पीपीटी, उसके अंदर जैसे एक टॉपिक पढ़ाया फिर पीछे 15 प्रश्न, पढ़ाते पढ़ाते इनको लगा कि बच्चों से टेस्ट लेना, तो क्या करेंगे, पढ़ाना बंद करेंगे, अब टेस्ट शुरू कर देंगे, इस प्रश्न का उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ। इस तरह से हम पढ़ेंगे, जो कि अगर कहीं पर भी राजस्थान के किसी भी कोने के अंदर कोई टेक्नोलॉजी चल रही है और टॉप लेवल की है, उस टेक्नोलॉजी को मैं यहाँ लेकर के आऊँ। उसका उद्देश्य सिर्फ एंड सिर्फ यही है कि आप लोग जिस तरह से विश्वास करके यहाँ आ रहे हो, यहाँ बैठे हुए क्लास के अंदर किसी भी प्रतिभागी के मन में ये विचार नहीं आया कि मेरा एक साथी वहां पढ़ रहा है और वो उस टेक्नोलॉजी से पढ़ रहा है, क्या सब पता मैं पीछे रह जाऊं और वो आगे निकल जाए। ये यहीं पर आपको मैं पूरी करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं आमंत्रित करता हूं प्रेमनाथ जी को, आप भी पधारें और आप भी अपनी संघर्ष भरी कहानी हमें बताएं कि ऐसा ही कैसे बने। सबसे पहले तो सर्कल क्लासेस के डायरेक्टर प्रेम सिंह जी, राजपुरोहित सर को और समस्त सर्कल परिवार फैकल्टी का बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और सभी साथियों का स्वागत कवि सब इंस्पेक्टर। और हम यही दुआ करते हैं कि आने वाली 859 सब इंस्पेक्टर भर्ती में हम आप सबके कंधों पे 2-2 तारे देखना चाहते हैं, ये हमारी आशा है। और बाकी इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात अभी सर ने भी बताया, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्यों बगैर मेहनत सफलता मिलने वाली है नहीं। बाकी देखते हैं, अभी मैं परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम प्रेमनाथ है, मैं जैसलमेर जिले के भैया गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं जाति से कालमिलिया जिले जो कि बोलते हैं। और जैसलमेर से मेरे समाज से मैं पहला सरकारी नौकर हूँ और राजस्थान में मेरे पूरे समाज से मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर में। बाकी पॉपुलेशन भी बहुत है और राजस्थान में देखें तो बाकी पूरे राजस्थान के अंदर देखें तो 10 या 12 की गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसमें भी सबसे बड़ी पोस्ट जो अभी मैंने हासिल किया। ये परिवार के रहने का तौर तरीका वगैरह उनको शुरुआत से यही फैसिलिटी मिलती है, उनको उनके माता पिता का यही मेन उद्देश्य होता है कि भाई हमारे लड़के को आगे बढ़ाना है, लेकिन वो ये फैसिलिटी हमारे समाज में उपलब्ध नहीं हो पाती है, क्योंकि पहले मजबूरियां थी, वो जो भी दिन था इस तरह जगह निवास नहीं होता था, घूमने फिरने का काम रहता था, तो वो भी मजबूरी में ये व्यवस्था देने में सक्षम नहीं थे। उसके बाद में मेरे शुरू से मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई शुरू कर दी। उसके बाद में जब मैं 3री क्लास में था तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी 2003 के अंदर। उसके बाद में फिर भी मम्मी थे और 2 बड़े भाई थे, उन्होंने जैसे तैसे भी कर खर्चे का एडजस्ट करते रहे और हमारी पढ़ाई चालू रखी। उसके बाद में 2012 के अंदर मम्मी की भी डेथ हो गई जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, पढ़ाई आगे जारी रखी। उसके बाद में मैंने 12वीं करने के बाद यहाँ बाड़मेर आ गया, यहाँ से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मेरे रेगुलर तैयार रखी और मेरा टारगेट एक ही था, यहाँ मुझे तो ऐसा ही बनना है या आरएस बनना है। बाकी मैंने ना तो एसटीसी की ना बीएड की, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 टारगेट लेके पढ़ाई की, या तो सब इंस्ट्रक्टर बना है या आरएस बना। तो शुरुआत में मैंने आरएस की तैयारी की। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने आरएस प्री पास किया और आरएस मेंस का भी एग्जाम दे के आया, बट मेंस हुआ नहीं, क्योंकि मैं 2018 में कांस्टेबल में सिलेक्टेड हो गया था। तो ट्रेनिंग चल रही, तो उस दौरान वापस पढ़ाई हो नहीं पाई, तो आरएस मेंस क्लियर नहीं हुआ। बट उसी दौरान मैंने सब इंस्पेक्टर का ये एग्जाम दिया, तो सब इंस्पेक्टर में फाइनली रूप से मैं सिलेक्टेड हो गया और आज आपके सामने हूँ। मैं इसलिए ये बता रहा था कि सबके सामने जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ये आते, तैयारी शुरू करने से बॉक्स या फॉर्म भरने से पहले हमारे सामने समस्याएं नजर आने लगती है कि मेरे सामने ये समस्याएं हैं, पैसे नहीं है, घर वाले सपोर्ट नहीं करे, दोस्त सपोर्ट नहीं करे, बाहर जाऊंगा कैसे पढ़ाई करनी, तो सबसे सबके सामने होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके सामने समस्या नहीं, लेकिन समस्या है तो उसका समाधान भी है। इसलिए अगर जिंदगी में सफल होना है तो दाएं बाएं नहीं देखना, अपना एक टारगेट बना के रखना है कि मुझे तो बस कंधों पे 2 सितारे लगाने हैं तो लगाने हैं, बस पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना और किसी फालतू की बातों में ध्यान नहीं देना। और अभी आपके पास टाइम को है, अभी फॉर्म फिलअप होने शुरू हो गए, तो अगर जल्दी से एग्जाम होगा तो सितंबर अक्टूबर से पहले होगा नहीं, अभी 7-8 महीने तो मिनिमम टाइम है। और इस दौरान
अगर आप ढंग से तैयारी कर लेंगे, इधर उधर मन नहीं भटकाएंगे, सिर्फ प्रॉपर एसआई की तैयारी करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप फाइनल रूप से सिलेक्टेड नहीं होंगे। इसलिए अभी से तैयारी में लग जाना है। बाकी अभी सर ने और लक्ष्मी जी ने बता दिया है कि परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। पहले तो 2 पेपर होंगे आपके रिटर्न में, 200 नंबर की हिंदी है, जो सर ने अभी बताया कि हिंदी पे थोड़ा ज्यादा जोर देना पड़ेगा ही, और बाकी एक पेपर 200 का जीके एंड जीएस का होगा। 400 की फाइनली मेरिट बनेगी, जिसमें हर एक पेपर में 36% लाना अनिवार्य है पासिंग होने के लिए। अगर इसमें आपने हिंदी में बढ़िया कवर कर लिया, सेकंड पेपर में आपको 36% मार्क्स नहीं आ रहे तो भी आपको पार कर दिया जाएगा। इसलिए दोनों पेपर पे ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन हिंदी इसमें ज्यादा मायना रखते तो हिंदी भी थोड़ा एक्स्ट्रा जोर देना है। उसके बाद में दोनों पेपरों को एग्रीगेट मिला के 40% लाना वो भी जरूरी है, और 40% तो उससे कम तो वैसे भी मेरिट रहने वाली है नहीं, अपन भी सोच सकते हैं आज कितना कंपटीशन है। उसके बाद में आपको 400 की मेरिट बनेगी, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल के अंदर अभी 3 स्टेप है। एक तो 100 मीटर रेस है, उसमें मेल के लिए 14, 15 और 16 सेकंड है, 12 मार्क्स है, और एक लॉन्ग जंप है और बेल है। तो इसमें 50% मार्क्स लाने अनिवार्य है 100 में से। तो अगर आप उससे पहले 10 दिन भी तैयारी कर लोगे तो 50% तो मार्क्स आ जाएंगे, उसमें कुछ नहीं है, वो क्वालिफाई कर पाओगे। और एक अभी तो पिछली बार के हमारे टाइम पे तो वो लॉन्ग जंप का था, पिछली बार 2012 की वैकेंसी में उसमें 3 चांस दे रखे थे कि अगर आप लगातार 3 चांस मतलब 3 बार लॉन्ग जंप करें, उसमें जो भी ज्यादा होगी वो काउंट होगी। इस बार उन्होंने 1 चांस ही दिया था, तो ज्यादातर लड़के डर में वो फाउल हो गए थे। तो अगली बार हो सकता है कोर्ट के अंदर कोई लड़का रेट लगाए तो 3 चांस पूरा है आपकी बात देने का, तो उसमें 50% मार्क्स तो आपके वैसे भी आ जाएंगे। उसमें फिर फिजिकल मैटर करने की कोई जरूरत है नहीं है। उसके बाद में आपका इंटरव्यू कॉल आएगा, तो उसमें रिटर्न प्लस फिजिकल के 400 नंबर रिटर्न के और 100 नंबर फिजिकल के, वो दोनों जुड़ के आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। लेकिन इंटरव्यू होने के बाद में जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, उसमें जो फिजिकल के नंबर है उनको बात कर दी जाएगी। 100 नंबर है उनमें, अगर आपको 100 नंबर 100 में 100 आ रहे हैं तो भी बात कर दी जाएगी फिजिकल के सारे नंबर। 100 में मिनिमम जो पासिंग नंबर है 50 वो है, तो भी वो फाइनल मेरिट से बाहर हो जाएगा। उसमें मेरिट बनेगी 400 जो आपके रिटर्न की है, और प्लस आपके ये 50 नंबर का जो इंटरव्यू होगा, 450 में से फाइनल मेरिट बनेगी, और उसी में से आपको फाइनल सिलेक्टेड किया जाएगा। और अगर कोई किसी दोस्त को और कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। हाँ, इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू में ऐसे है कि अगर आप ऑलरेडी पहले से सर्विस में हो, तो जैसे पुलिस से कोई जा रहा है तो उनका फिक्स होता है कि लगभग 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू होता है, इससे ज्यादा नहीं। और उनका फिक्स वैसे एसआई में तो फिक्स पैटर्न बना रखा है उन्होंने कि अगर वो सरकारी सर्वेंट पहले से है तो उनको उनके विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे 8 या 10, और 8 या 10 आप जिस जिले से बिलोंग करें उनके बारे में फिक्स है। जैसे आप बाड़मेर से जा रहे हैं तो बाड़मेर से आप पूरा बाड़मेर का इतिहास तो रट के जाना, वैसे सर आपको पूरा बढ़ा देंगे। तो उसमें से 8 या 10 सवाल आपको लोग जिस जिले से जा रहे हैं उसके बारे में संबंधित पूछेंगे। और उसके बाद 3 जब जैसे ये हो गया आपका जिस सरकारी सेवा में जा रहे हैं वो हो गया, आपका गृह जिला हो गया, उसके बाद में आपको करंट से संबंधित पूछ सकते हैं, या फिर पूछ लेंगे कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है। तो उसमें ध्यान रखना, आपको जो अपना पसंदीदा सब्जेक्ट बताना है वो सोच समझ के बताना, जिसका जो सब्जेक्ट आपका अच्छी तरह से तैयार है वही बताना है। जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस बता दिया, उसके बाद में सीधी सी बात आपको पॉलिटिकल साइंस से पूछेगा, फिर वो पूछेगा उसमें भी आपको नहीं आ रहा है तो फिर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपको एक कोई भी अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट सबसे अच्छा तैयार करके जाना है। जैसे वो पूछे तो अपना वो सब्जेक्ट बता देना, उसके बारे में वो उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन करेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। और उसके बाद उनको करंट से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन वो कर सकता है। बाकी इंटरव्यू इतना टफ नहीं रहता है जितना अपन डरते हैं। हमारे मन में भी डर था यार इंटरव्यू क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, लेकिन इंटरव्यू बिल्कुल नॉर्मल रहता है। और उसमें आपकी बात तो उनके सिस्टम करते हैं, पहले तो डिस्क्वालीफाई कर सकते थे, जैसे अपने रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स है लेकिन इंटरव्यू के अंदर वो डिस्क्वालीफाई कर सकते थे, उसको अपन कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब की बात वो सिस्टम रखते हैं कि आप किसी को डिस्क्वालीफाई तो कर भी नहीं सकते। उनको तो क्वालिफाई के लिए मिनिमम 18 मार्क्स है, वो तो देने ही नहीं है, इसलिए वो 18 नंबर तो आपको आना ही है। अगर आपके रिटर्न में अच्छे हैं प्लस वो आपको मिनिमम नंबर भी आ रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे में वैसे भी इतनी मेरिट जाने वाली है नहीं। और आप सोच रहे हैं कि इसमें फॉर्म ज्यादा भरे 8 लाख 9 लाख, पिछली बार हमारे टाइम में भी 4 लाख फॉर्म भरे गए थे, उसमें से एग्जाम कितना दिया 1,98,000 ने सिर्फ एग्जाम दिया है। तो जितने फॉर्म भर रहे हैं वो अपने को नहीं देखना, अपने सिर्फ हाँ
मेरे को एक कालबेलिया से उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है। वैसे तो आपने ऑलरेडी पहले उनके पास बायोडाटा जाता है, तो उन्होंने देखा प्रेमनाथ कालबेलिया, तो यार कालबेलिया समाज से आरपीसी के अंदर पहला बंदा आया है, तो ये कालबेलिया है क्या है, उसके बारे में एक सवाल पूछ लिया। फिर पूछा कि ये घुमकड़ जाति क्या होती है, घुमकड़ी क्यों बोलते हैं, उसके बारे में 2-3 सवाल कर दिया। और आपको मन में कोई पूछना हो? और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। कालबेलिया समुदाय के अंदर ना केवल बाड़मेर जैसलमेर, हालांकि बाड़मेर जैसलमेर में ज्यादा इधर, क्योंकि जोधपुर में भी काफी नाथों का प्रभाव भी था, और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि मार्गदर्शन ही नहीं मिलता है ना पढ़ने का। और खास मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मनोविज्ञान के अंदर ये लिखा हुआ है कि प्रतिभा जन्मजात है। प्रतिभा जन्मजात होती है। प्रतिभा किसी के घर में भी जन्म ले सकती है, लेकिन उस प्रतिभा को मुकाम तक पहुंचने के लिए, अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कहा था कि उचित साधन की जरूरत पड़ती है, और वो साधन अगर सही तरह से चुनाव कर लें वो प्राप्त अच्छी तरह से कर सकते हैं। बाड़मेर में एक हम प्रेमनाथ जी को मालूम होगा, शायद नहीं होगा, हम लोग एक हमारे कई साथी लोग हैं, इनके सहयोग से हम एक हॉस्टल संचालित कर रहे हैं, महादेव छात्रावास। उसमें ज्यादातर बच्चे कालबेलिया समुदाय के लिए हमने, और उनके जो इंचार्ज है उनको भी हमने कालबेलिया समुदाय के रखे। और वो जो बच्चे हैं, जब भी मैं उनसे मिलने जाता हूँ तब उनसे बैठ करके पूछता हूँ, और उनके ज्यादातर तो उनकी रुचि गाने में ज्यादा होती, क्योंकि इनका जो थोड़ा सा शुरुआत से ये रहता है ना, भजन ज्यादा गाते हैं। हर एक बच्चा भजन सुना देता है, और आपको तो पता है बहुत भजन और शौकीन है। तो मैं जाऊंगा तो वो सबसे छोटा वाला छोटू है, पहले मेरे को कहेगा आप सुनाओ, फिर मैं शुरू करता हूँ, पास में बैठ के गाते हैं, फिर मैं कहता हूँ देख छोटू तू बता तुमने अभी तक पढ़ा क्या। इतनी बातें बता देते हैं, तब ऐसा लगता है कि ये प्रतिभा है। पत्थर जब तक पत्थर है, जब तक उसको निखारा नहीं जाता, कोई ना कोई उसको निखारने वाला मिलेगा। आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस में कोई आपके गुरुजी भी हो सकते हैं, और आप किसी संस्थान से जुड़ते हो तो संस्थान के भी गुरुजी भी हो सकते हैं जो आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। अब मैं रघुवीर जी से भी निवेदन करूंगा, आप भी यहाँ क्वेश्चन करें। भावी सब इंस्पेक्टर आरएएस एक छोटी सी बाबर की सेना की वो टुकड़ी, और किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि बाबर ये युद्ध जीतेगा। बाबर के प्रत्येक सैनिक को पता था युद्ध हारेंगे। मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी कर दी थी कि इस युद्ध में राणा सांगा विजयी होंगे, लेकिन जब परिणाम आया तो परिणाम के अंदर बाबर विजयी और पूरा राजपूताना उस युद्ध के अंदर हार गया, जिसे राजस्थान के इतिहास का निर्णायक युद्ध कहते हैं। उस जीत पर जब इतिहासकारों ने विश्लेषण किया, तब इतिहासकारों ने कहा कि इस जीत के अंदर जीत का जो श्रेय दिया जाएगा वो बाबर के भाषण को दिया जाएगा। बाबर ने अपना एक जोशीला भाषण दिया था सेना के सामने, और उस जोशीले भाषण के अंदर उसने कहा था कि अंतिम सांस तक लड़ो, जब तक मरो नहीं तब तक सामने वाले को मारते रहो। दो ही लक्ष्य दिए थे उन्होंने उनके सामने कि आपके सामने कोई दूसरा लक्ष्य भी नहीं है, काफिर को मारना है, उसके बाद अगर आप मर जाते हो तो स्वर्ग में जाओगे। तब जब इतनी ताकत से कोई लड़ता है, उसको लगता है कि मैं मेरी पूरी ताकत से लड़ूंगा। एक बार तो अगर कोई व्यक्ति ये ठान ले कि मेरे अंदर जितनी कैपेसिटी उतनी कैपेसिटी से लड़ूंगा, तो पुलिस को भी कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा जाब्ता बुलाना पड़ता है। क्यों मैडम सही कह रहा हूं? और कोई ढीला ढाला यूं करेंगे, उसको कान पकड़ के साइड में करके सदर चल,
क्योंकि उनको पता होता है इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो, अंदर की पूरी ताकत के साथ परीक्षा देनी चाहिए। दोहे और मोटिवेशनल शायरी हम तब कहते हैं कि आप अपने आप को पहचानो। तब कहा गया है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भाई अब रैन कहां जो सोवत है। रातें जो रात को काली होती वो रातें नहीं है, कईयों की रातें दिन में भी आ जाती है। आंखें बंद करके जब बैठोगे तो अंधेरा छा जाएगा, उसे को रात कहते हैं। अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है जो खोवत है, जो जागत है सो मारवाड़ी में कहावत है, उतोड़ो रे ब्याह पूरा पाडा लाओ। दो पड़ोसी, एक रे भैंस काली ने एक रे भैंस भूरी। सुबह जब देखा तो भूरी रे काला पाडा, काली रे भूरा पाडा, क्योंकि जो जाग रहा था उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जागते रहने वाले कभी सरकारी सेवा में क्या नहीं चयनित हो सकते। मेरे ऐसे कई मित्र 7-7, 8-8 भर्ती के अंदर चयनित हो गए, और जिसका मैं क्लास के अंदर उदाहरण भी देता हूं। ऐसी हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। आज के सेमिनार के अंदर ये बात सीख करके जाओ कि हमें जीवन के अंदर एक सेमिनार की एक बात ने मुझे पंच कर दिया। पंच का मतलब आप देखा होगा, कई बार आपके जो साथी वो मैसेज देते और आप पढ़ते नहीं हो, फिर वो पिन वाला मैसेज देते हैं, उसका आप जवाब देते हो, पंच करते हैं आपको। वो पंच आपको एक शब्द करेगा, उस शब्द को आप दीवार पे लिख देना, जीवन बदल जाएगा। ऐसे ही बातें आज हम सुनेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा भवानी सिंह जी से, आए और अपनी बात रखें। सर्वप्रथम मां शारदा के चरणों में वंदन। आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती समय निकाला है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा यदि एसआई की भर्ती पर, तो आपको सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एक जीके का पेपर है और दूसरा किसका है, हिंदी का। अब सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो एसआई में है वह किसका है, हिंदी का है। यदि हिंदी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी तो आपका जो सिलेक्शन का जो मुख्य आधार है वह क्या है, हिंदी है। और जैसी हम हिंदी समझते हैं, पढ़ते हैं, वैसी हिंदी सरल भी नहीं है। अभी वर्तमान में आप लोग देखते हो मार्केट में तरह तरह की किताबें आती हैं जिनको आप पढ़ते हो, फिर प्रश्न परीक्षा में आते भी हैं। कभी बोलते हो सर पढ़ा वैसा था, उत्तर कुछ और मान लिया, तो बहुत सारी किताबें भी क्या है, गलत होती है। तो आपको इस संस्थान में, इस परिवार में यदि आप आते हैं और मुझे मौका मिला है पढ़ाने का, तो मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा, एक छोटे बच्चे की तरह मैं आपको तैयार करूंगा। ये मान के चलना, मैं आपको वर्णमाला से शुरू करूंगा और लास्ट में हीरो बनाकर भेज दूंगा यहाँ से। बस आपको एक विश्वास रखना है। क्या रखना है, विश्वास। और सबसे बड़ी बात है कि अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अभ्यास। बस आप एक काम कर लेना कि जितनी कक्षाएं हैं उनको आप अटेंड कर लेना, और एक टेस्ट सीरीज शुरू होगी, वो टेस्ट आपको देना है। आप ये मान लेना 100% की मैं गारंटी नहीं दूंगा हिंदी के अंदर। 100% एग्जाम में कोई नंबर आज दिन तक पहले नहीं लाया और कोई नहीं ला सकता, परंतु ये कह सकता हूं आपको 99% नंबर में दिला सकता हूं। दो ही शर्तें होगी, पहले आपको नियमित कक्षाएं अटेंड करनी है और टेस्ट सीरीज क्या करनी है, देनी है। बाकी सारा काम आप मेरे पर छोड़ देना। आपको घर जाने के बाद में पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना तक कक्षा में मैं बोल देता हूँ कि घर जाके आप हिंदी की किताब मत खरीदिए कोई भी, उसमें पैसे व्यर्थ ना करें। कक्षा में जो लिखवा दिया है उसको पढ़ लो। कोई भी बच्चा हो उसको पूछना, कक्षा के अंदर इतना लिखवा देता हूँ कि उसको अन्य किताब की जरूरत नहीं पड़ती। कोई बच्चा होगा, बताओ जरूरत पड़ती है क्या, नहीं। आपको इतना कक्षा में लिखवा दिया जाता है। अब थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बताऊंगा। मैंने बहुत छोटी सी उम्र में पढ़ाना शुरू कर दिया था। ये मान लो मैंने कॉलेज होते ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया सर। वैसे मेरी जो मुख्य विषय था वो मैं कॉमर्स का विद्यार्थी था। मेरे 7 साल कॉमर्स रही है, 12th मेरी कॉमर्स में हुई है, ग्रेजुएशन मेरे कॉमर्स में हुई है। उसके बाद आप सोचो मैंने हिंदी में ऐसा रुझान पैदा कैसे किया है। तो जब मैं हिंदी पढ़ना शुरू किया मैंने, तो मुझे हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती। मैं शाम को पढ़ता था रविंद्र का संधि विच्छेद, सुबह भूल जाता कि उसमें रवि में मात्रा छोटी करूं या
बड़ी हुई, ये बहुत सारी समस्या। उसके बाद में मैंने अन्य कोचिंग संस्थानों में कोचिंग भी ली, परंतु मुझे हिंदी कभी समझ में नहीं। उसके बाद में ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने 7 महीने तक लाइब्रेरी के अंदर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक केवल और केवल हिंदी का अध्ययन किया। कितने महीने? 7 महीने। उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि हिंदी में है क्या। सबसे बड़ी बात होती है हिंदी में शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है। सुन रहे हो? यदि हमें ये पता चल जाए कि शब्द की उत्पत्ति ऐसे, हर शब्द जुड़ता है, वहां शब्दों की उत्पत्ति पता चल जाती है, तो हम समझ सकते हैं उसमें समास है, एक संधि है, उपसर्ग है। इस प्रकार से आप लोग भी पढ़ सकते हो। आज आप लोग मेरे रूम में देखोगे चारों तरफ कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ किताबें मिलेगी। क्या मिलेगी? किताबें। ठीक है, और कुछ आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इतना जरूर कहूंगा कि आपको हिंदी में घबराने की बिल्कुल अब जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आना, आपको 0 से कहां तक ले जाऊंगा? हीरो तक। अब कुछ विद्यार्थी मुझे ये भी पूछते कोचिंग करना जरूरी है, क्या बोलते हैं कोचिंग करना जरूरी है या नहीं? ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कोचिंग करना। अब प्रेम जी सर बोल रहे, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? तो अब ध्यान रखना। अब आप दूसरी बात सुनना, कोचिंग करना बहुत जरूरी है। आप लोग जो मेहनत करोगे 10 साल में, कितने साल में? 10 साल में, तब आप एक उस विषय के क्या बन सकते हो? विशेषज्ञ बनोगे। ये मेहनत अब किसने कर ली? मैंने कर ली। यही चीज मैं आपको कितने घंटों में दे दूंगा? 200 या 250 घंटों में। तो आप इतनी मेहनत करोगे, 10 साल बाद वहां पहुंचोगे, उससे पहले आप 250 घंटों में वो चीज ले जाओगे। तो अब कोचिंग करना अनिवार्य है या नहीं, वो आप खुद सोच सकते हो। अरे बात समझ आ रही है? नहीं? आप इतनी मेहनत करोगे, इतनी सारी किताबें पढ़ोगे, इतना आपके पास समय नहीं। आपके पास तो बहुत सारा मैदान है जिसमें आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने। यहाँ पर एक एक विशेषज्ञ होगा जो पहले से क्या है? तैयार है। वो आपको क्या कर देगा? तैयार कर देगा। तो ये चीजें सारी ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसी के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। आप शब्दों को विराम दोगे, हम आपको बैठने का स्थान दे देंगे। इंसान को अकल बादाम खाने से नहीं आती है, ठोकरे खाने से आती है। जिंदगी में सीखो तो ठोकरे खा के सीखो, या फिर किसी ने ठोकर खाई है उसको देख करके सीख। तो हमारा जीवन इतना छोटा है कि हम ठोकर खा के नहीं सीख सकते, जिसने ठोकरें खाई है उससे हम सीख सकते हैं। अगर कोई मूर्ति बनती है तो उसने कितने हथौड़े की ठोकरें उसने प्रहार सहन किए होंगे। सामने कुछ ऐसे ही प्रतिभाएं बैठी है, कितने दुख सहन किए होंगे। इतना आसान नहीं होता। 8 बजे से लेकर के 8 बजे तक लगातार एक लाइब्रेरी में बैठ करके कठोर तपस्या करना, और तपस्या करने के बाद में ये निचोड़ निकाल देना कि आखिर हिंदी को समझने का तरीका क्या है। तब ये बात समझ में आती है कि शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, वर्ण और वर्ण से फिर ये इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, आखिर ये बने कैसे। जिस तरह ये बात समझ में आ गई, उस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी नई शिक्षा नीति ये कहती है कि जब क्लास के अंदर, प्रथम क्लास के अंदर आपके पास बच्चा आता है तो उसको कॉन्सेप्ट सिखाओ, अवधारणा सिखाओ। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के पास में अवधारणा होती है, शहरी क्षेत्र में अवधारणा नहीं होती। गांव में बच्चे रट के नहीं पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, समझ आधारित पढ़ते हैं, भले कम पढ़ते हैं, समझ आधारित पढ़ते हैं। एक छोटे से बच्चे को पैसे देकर के दुकान पर भेज दो, वो पैसा दुकानदार से कहेगा इतने पैसे का सामान इतना वापस दे दे। ये कॉन्सेप्ट है, बच्चे के विकसित होते हैं। तो यहाँ अवधारणात्मक तरीके से पढ़ना होगा, समझना होगा। तो भवानी सिंह जी बहुत मेहनती है, आपको अच्छे तरीके से जाना होगा। ठीक है, अब मैं निवेदन करूंगा गोदारा सर से, आप ही यहाँ 2 शब्द करें। प्यारे विद्यार्थियों और मेरे भाई बहनों, मेरे को भाषण देना कम पसंद है और पढ़ाना ज्यादा। पहली चीज तो ये है कि आप किसी भी चीज की तैयारी करो, सबसे पहले उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए। जैसे आज नहीं पता तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आपको एसआई का सिलेबस पता हो,
कि एसआई के सिलेबस में आता क्या क्या है। उसके बाद में उसके जितने आज तक पिछले पेपर हुए हैं वो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद में जो टीचर पढ़ाए उससे पूछ करके सिलेक्टेड किताबें भी घर पे होनी चाहिए और वही किताबें लेनी है जो लास्ट तक उनको पढ़ना है। अब दूसरी बात यह है कि आपके लिए बढ़िया बात यह है कि आज से अगर कोई 5-7 साल पहले तैयारी करने का सोचता था तो उसको बाड़मेर में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, यहाँ से बाहर जाना पड़ता था। लड़के तो अभी भी बाहर जा सकते हैं, लड़कों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो शादीशुदा है उनके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत है, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत बड़ी समस्या बाहर जाना। नहीं, मजाक की बात नहीं है। शादीशुदा वालों के लिए दिक्कत ये है कि अगर बच्चे हो गए तो और ज्यादा दिक्कत, पीछे संभालेगा कौन? घर वाले कहेंगे कि तेरे तू ही संभालो, पड़ोसी तो संभालेगा नहीं। तो अब ये यहाँ पे तो ये सुविधा आपको यहाँ पे उपलब्ध है, इसका लाभ उठाएं। दूसरी बात, जैसे भवानी जी सर का ये बात सही है, जैसे मैंने बताया था रीजनिंग के पिछली बार 6 क्वेश्चन आए थे एसआई एग्जाम में, गणित के 4 क्वेश्चन आए, पॉलिटिकल के 15 क्वेश्चन आए, करंट जीके के 18 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। करंट जीके के पिछली बार कितने क्वेश्चन आए? 18। अब आपने करंट जीके छोड़ दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि गणित रीजनिंग और के 10%, संविधान के 15%, करंट जीके अकेले के 18 क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको पता हो कि किस पार्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं, हर पार्ट पे आप ध्यान दें। फिर जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा, मान लो अब प्रश्न तो 6 आने हैं और 6 में से 3 प्रश्न तो ऐसे आएंगे कि आप बिना पढ़े ही कर दोगे। 3 प्रश्न हर कोई कर देगा, इतने टफ नहीं आते। 6 में से 6 सही करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे जो टीचर है उससे किताब भी पूछो, जो पढ़ाए उसको पढ़ो। और कोचिंग आने का तो मेन फायदा यही है कि एक तो आपको मार्गदर्शन मिलता है, लगते क्या है पैसे, एक तरफ पैसे समझ लो, दूसरी तरफ नॉलेज देख लो कि पैसे लगते हैं। किसी भी कोचिंग में जाए आपको टीचर का नॉलेज मिलेगा। जैसे भवानी जी सर ने कहा कि सर जैसे पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं रीजनिंग 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, अब मैं आपको सिलेक्टेड चीजें कराऊंगा, कचरा नहीं कराऊंगा। पेपर कहाँ से आए ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं कराऊंगा उसके अंदर से आएगा, पेपर कहीं से आ सकता है। लेकिन उतनी चीजें आप यदि घर पे पढ़ोगे ना तो आपकी रीजनिंग कवर होने में टाइम लगेगा, वो आपको यहाँ पे 1 महीने में रीजनिंग करा देंगे। इसी प्रकार गणित वाले सर 1 महीने के अंदर जो 4 क्वेश्चन आएंगे महीने में करवा देंगे, बता देंगे इंपॉर्टेंट ये है और ये चीज काम की नहीं है। बाकी सबसे ज्यादा प्रभावित आज जो होंगे आप वो लक्ष्मी जी से होंगे, क्योंकि पिछली बार ही सिलेक्ट हुए हैं, अपने बाड़मेर के ही हैं। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सिलेबस होना चाहिए कि उसमें आता क्या है, उसके बाद पिछले पेपर, और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल ही नहीं रहना, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अपने दिन में जितना सोचते हैं ना, रात को सपने वैसे ही आते हैं, आप सोच लेना। दिन में जैसा सोचेंगे रात को सपने में वही आएगा। फिल्म देखते देखते सो जाओ, सपने में फिल्म आएगी। लड़ाई करते करते सो जाओ, सपने में लड़ाई आएगी। हाँ, प्यार करते करते सो जाओ, सपने में प्यार वाली बातें आएगी। मजाक की बात नहीं है। तो पॉजिटिव सोचना है और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। मैं हमेशा ही कहता हूँ पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा, बिना पढ़े नहीं होगा। इंडिया में कहीं चले जाओ, पढ़ना आपको पड़ेगा। दूसरा आपकी हेल्प कर सकता है, आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता, हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। और कॉपी पे लिख लेना, पढ़ना तो पड़ेगा। अब आपको बहुत अच्छे से लक्ष्मी जी बताएंगे, क्योंकि ये इस लाइन से गुजर चुके हैं। बाकी हम तो आपको पढ़ाएंगे, इतना कह देता हूँ, बढ़िया पढ़ाएंगे, दिल से पढ़ाएंगे। जितना आता है वो पूरा का पूरा 100% देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, आपने आराम से सुना। मैंने कहा था ना, एक कोई बात आपको पंच कर जाएगी, पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसे ही बहुत मधुर भाषी ने अपनी जो बातें मन की होती है वही बातें बोलते हैं। सच्चे दिल के इंसान बहुत कम। पर्सनैलिटी, पर्सोना सबसे बनी है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। आज की तारीख में दुनिया के मुखौटे लगे, ये तो साफ दिल के इंसान है। अच्छी बात बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं, बच्चे को कहते हैं देखो आपको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, और आप पढ़ो, आराम से पढ़ो। तो यहाँ अपने बीच में अजय जी उपस्थित हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप भी 2 शब्द करें।
स्थान बदलवा दिए, प्रमोशन हो गया गुजरा जी हैं? उधर से यहाँ आना इससे अच्छा ठीक है। नहीं पर तो स्थान तो ग्रहण करना ही होगा हर जगह। हाँ भाई, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार और आप सब लोगों का संकल्प क्लासेस संकल्प परिवार में मैं स्वागत करता हूँ। भाई गणित पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ये आप लोगों को पहले से काफी जो विद्यार्थी गण जानते हैं वो मेरे से परिचित होंगे पहले से, और जो नहीं जानते वो जान जाएंगे। अब परिवार का हिस्सा बन चुके हो तो जानो तो जाओगे कभी, है ना। तो जो मुखिया है हमारे परिवार के उनसे भी आप परिचित हो, प्रेम सिंह जी राजपुरोहित, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस मंच के ऊपर भी। और आप लोगों के जो भावना के साथ जुड़े हुए हैं सर, मैंने देखा है कि सर किसी भी क्लास लाइव चल रही हो उसमें इतने बच्चे लाइव हो ना हो मेरे को नहीं पता, लेकिन जहां अगर प्रेम सर 5 मिनट आने की भी बात होती है तो बच्चे एक बार पलक झपका के चले तो जाते कि प्रेम सर क्या क्या रहे ये तो सुन लेते, बाकी देखा जाएगा देखना कि सर बोल क्या रहे आज है? कि कुछ ना कुछ दो शब्द क्या बताए से मिल जाए कि जिंदगी सफल हो जाए, इसलिए 2 मिनट सर को देखा रवाना है ना। तो आप लोगों से इतना ही है कि आप लोग आराम से पढ़ते रहो, जिंदगी सफल बने आप लोगों की, मेरी यही कामना है भगवान से। और सफल बनेगी तो आपका परिवार भी देखो आप पे गर्व करेगा, समाज भी गर्व करेगा। ये तो आपको पता होगा कि सफल व्यक्ति की सब सुनते हैं, असफल की कोई नहीं सुनता। सुनता है क्या? कोई नहीं सुनता। आप लोग भी अगर किसी चीज की तैयारी करते हो तो एक सफल व्यक्ति से ही राय लेते हो, असफल से नहीं कभी बैठ के नहीं। हम यही मान के चलते हैं ये व्यक्ति इस रास्ते से गुजरा है तो इस व्यक्ति को इस रास्ते की खोज खबर होगी कि कहां कहां क्या क्या समस्या आने वाली है। तो बस आप लोगों को भी दिन और रात एक करके सफल होना है ताकि आपके आने वाली पुस्तें आप पे गर्व करें कि हाँ हमारा भी कोई था ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट अधिकारी बना हुआ। मजा आता नहीं आता बताने में? आता है, मजा आता है, ऐसी बात नहीं। 2011-12 में बीएसएफ ऐसा ही था, जब मुझे भी बड़ा गर्व आता था कि अरे मैं अधिकारी हूँ, लेकिन कुछ कारणों वो बस छोड़ना पड़ा कि भाई वापस से वही काम लग गए, पढ़ाने लग गए, आप लोगों को ज्ञान देने लग गए। किताबें मैंने काफी लिखी हैं, 6 से 7 हर पब्लिशर के साथ जुड़ के मैंने किताबें लिखी हैं आप लोगों के लिए कि मेरे जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं वो पढ़ते रहे, वो सही ज्ञान मिले। कभी मैंने व्याख्यान नहीं किया किताबों का, ना तो कक्षा कक्ष में किया न कहीं और किया। तो सर ने पहले बता दिया कि भाई किताबें लिखी है तो बताना जरूरी है कि हाँ भी किताबें लिखी हुई है। और बाकी आप लोगों के ऊपर है कि सबसे ज्यादा आशु जी ने बोला कि अपने आप को इंसान स्वयं जानता है, कोई अन्य इंसान उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। आप में जितना नॉलेज है, जितना आप लोग पहले से जानते हो, जिसे अपन प्री नॉलेज कहते हैं, उसके अलग से नोट्स बनाओ कि हमें इतना तो पता है कि हम इतना सब कुछ जानते हैं। उसके बाद में जो टॉपिक्स हैं जिन पे अपने अच्छे से गहन ज्ञान प्राप्त करना है, उसके बारे में और सीखना है, उसको अलग से नोट डाउन करो कि हाँ भी हम इन टॉपिकों को और अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उन पे ज्यादा अच्छी मेहनत करो। यही है आप लोगों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा समाज में एक ही संदेश देने जाएंगे, सर्वे भक्तु सुखी नहे, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग्येन। इसी के साथ अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूं। फिर मिलते हैं कक्षा कक्ष के अंदर एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद मंजिला जी। पहली बार मेरे को मिले इसके बाद में थोड़ा बहुत लगा तो था कि ये आर्मी से तो नहीं है, फिर भी मैंने पूछा, मैंने हो सकता है कि रहन सहन ऐसा शेखावटी वाले जो है ना, और उनका थोड़ा रहन सहन अच्छा होता है, हो सकता है। एक दिन ऐसे ऑफिस में बैठे बैठे बात आई जब आपने बताया कि मैं बीएसएफ के अंदर भी सब इंस्पेक्टर रहा हुआ हूँ, कोई परिस्थितिवश नौकरी को छोड़ना पड़ा। अभी वापस आप पुलिस ऑफिस की तैयारी में भी लगे हुए हैं। ये तो परिस्थितियां होती रहती हैं, छोड़ना ही पड़ता है। जिस गली से, जिस शहर के
के जिस गलियारे से गुजरते हैं तो बॉडी के अंदर अपने आप में एक अलग ही खौफ होता है, और इस होल से जब निकलो ना तो ये फीलिंग लेकर के निकलना कि मैं 2 स्टार हूं घर में। ये सही बात है, जब तक आप फील नहीं करोगे, जब तक खुद पे अप्लाई नहीं करोगे तो वो चीज आनी पॉसिबल ही नहीं है। बर्ड बफेट का नाम आपने सुना होगा। जिस चीज को आप जितनी ज्यादा अपने पे अप्लाई करते हो वो चीज उतनी ज्यादा आपसे नजदीकियां बनानी स्टार्ट कर देती है। और इसी के सायर में, इसी के दायरे में रह करके लोगों ने लिखा भी है कि जब तक ना हो सफल इस मैदान को, इस जंग के मैदान को मत तो छोड़ो, तो इस जंग के मैदान को मत छोड़ो तो, और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लाइफ में कई सारी परेशानी आती है, हमेशा चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट। क्लास में आते कई सारे विचार, हम लोग चेहरे के भावों को पढ़ लेते हैं, आते अंदर कितनी टेंशन होती है, लेकिन क्लास में बैठे बिल्कुल एकदम हंसमुख। क्लास में पढ़ी हुई हर एक चीज उनके दिल, दिमाग और मस्तिष्क तक जाती है और सीधी रोम में जाती है, रैम में नहीं जाती है, और वो चीजें एग्जाम में जाकर के बहुत हेल्प करती है। यहाँ ये परिवार जिसमें ये जितने भी विद्यार्थी एक बीज के रूप में इस अच्छे प्लेटफॉर्म पे आकर गए, तो ये इतना उपजाऊ खेत है कि कैसा भी बीज आकर के गिर जाए उसकी फर्टिलिटी को हम लोग 10 गुना बढ़ा देते हैं। तो ये संकल्प परिवार खरा सोना है जिसने हजारों नहीं लाखों विद्यार्थियों को प्लेटफॉर्म प्रदान किया। हर एक वैकेंसी के अंदर विद्यार्थी यहाँ से सिलेक्टेड होकर के जाती है। इसलिए तो कहते हैं कि अपनी पुरानी जो चीजें हैं, जो शेष है वही विशेष है, इसलिए पुरानी चीजों को याद मत करो। जब आप वाहन चलाते हो साइड वाले शीशे में देख के चलाओगे तो यात्रा करके आओगे या फिर कोई यात्रा करवा के लाएगा। देख लो, लाइफ आपकी है, हमेशा जिंदगी आगे वाले शीशे में देख करके चलाई जाती है, और आगे की चीजों को देखोगे कि स्ट्रेटेजी बढ़ाओगे तो ये जिंदगी, ये स्वर्णिम पल आपके अच्छे होंगे। बाकी जिंदगी में सारी चीजें होती है, अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन वो चीजें कहीं मायना नहीं रखती हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जर्रे में रह गुजर के अपनी चमक छोड़ जाऊंगा, और तलक तो दूर अपनी पहचान छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट करके अपनी खनक छोड़ जाऊंगा। तो ये खनक आपको हमेशा आगे बढ़ने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए। सर भी अभी बता रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी ने वो कोटेशन कहा था कि हर पत्थर के अंदर आग के गुण होते हैं। माना मैं हर पत्थर के अंदर आग के लक्षण गुण होते हैं, बस उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये प्रतिभाएं निखर करके बाहर आने लग जाती है। बस इन प्रतिभाओं के अंदर हर एक चीज को इनोग्रेट करने की आवश्यकता है। बाकी मन के अंदर झिझक होती है, लेकिन आप लोगों को आज के बाद विद्वान नहीं बनना है, बुद्धिमान बनने की कोशिश करनी है। क्योंकि टीचर होते हैं वो विद्वान बन जाते हैं, किताबी कीड़ा बन जाते हैं, लेकिन आप लोगों को लीड करना है, लोगों को लेकर के चलना है, लीडरशिप में आप लोगों को जाना है। तो ये कंधे के ऊपर जिम्मेदारी आज से फील करनी स्टार्ट कर दो, और हर समय बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है। एनी टाइम जब भी आप रहते हो, क्लास में, घर में, इधर उधर, माइंड में वही लगना चाहिए। एसआई का पेपर आने वाला है, एसआई का पेपर मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और ये जितनी भी इधर उधर की सोशल मीडिया के ऊपर साइट है जो आपका समय खराब करे, आने वाली पीढ़ियां हिसाब मांगेगी, इसलिए उधर बिल्कुल कम, और आपका जो मेन फोकस है, मेन टारगेट है, उसी को पेनिट्रेट करके, और आंखों के सामने अगर लक्ष्य रहेगा तो ये चीजें रहेगी। इसलिए तो लिखते हैं कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, शब्दों को फील करना, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता आपके चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। ये चीजें सार्वभौमिक सत्य है और होती है, हर चीज को प्रैक्टिकली प्रूव किया जाता है। तो ज्यादा मैं आप लोगों को आज के सेशन में ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि सेशन चलेंगे तब मोटिवेशन शानदार चलेगा, और एनर्जी के साथ में प्रतिदिन आपको लवरेज करके भेजेंगे। साइंस का टोटल जो सिलेबस रहता है वो आप लोग प्रिपरेशन करते हो, अलग भर्तियों में करते हो, लेकिन एसआई का सिलेबस सभी से हट करके है, पूरा तकनीकी का जमाना। आपको अंतरिक्ष की सैर करवाएंगे और यहाँ पे भोर के पैनलों के माध्यम से पढ़वाया जाएगा। सर से मैंने रिक्वेस्ट की थी और सर ने पहले ही चीज के अंदर उसको यस कर दिया। बिल्कुल विद्यार्थियों की मांग के लिए, विद्यार्थियों की आनंद आएगा जब 4K चैनल के माध्यम से और उस पैनल के माध्यम से एक एक चीज को, उसकी दार्शनिकता को, उसकी एक एक चीज को आप लोग देखोगे, बड़ा ही आनंद आएगा। और जब तक सफल नहीं होंगे तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। सिलेक्शन हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। ये चीजें आप लोगों पे रहेगी। 4K के साथ में, संकल्प परिवार के साथ में आपका एक अच्छा जुड़ाव रहेगा। तो प्रतिदिन क्लासों के माध्यम से नो डाउट शानदार खरा सोने वाली
सारी चीजें देंगे जिस पर शक करने की कहीं आवश्यकता भी नहीं रहती है। अगेन जय हिंद जातियों, जय भारत। और ऐसे ही जोशीले साथी जब जोश से पढ़ाते हैं ना, मेरे में भी बुढ़ापे में भी जोश आ जाता है कि मांझी तेरी किश्ती के तलबदार बहुत है, कुछ इस पार बहुत है, कुछ उस पार बहुत है। जहां पर खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। यहाँ पत्थर लेकर के लोग घूमेंगे, उनको पता है कि इसने शीशे की दुकान खोल दी है। इनको पता है कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने लग गया है। इनको पता चल जाएगा इसने आरएस बनने का सपना ठान लिया है। मारवाड़ी के अंदर कहावत है, काकेरा कपूत बना। 99% लोग आपको कहेंगे तेरा नहीं हो सकता। आप डायरी लेकर के घूम लो, आप अपने परिवार के सदस्यों से शुरू कर लो और उनसे पूछ लो कि मैंने सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना शुरू कर दी है। वहां 99% लोग आपको कहेंगे तेरा नहीं हो सकता, तू क्यों फालतू में टाइम खराब कर रहा है, तू क्यों टाइम खराब कर रही है। 99% लोग आपको, उससे भी ज्यादा लोग कहेंगे। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया, उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते हुए को नहीं करते हैं। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया, वही 99% जोर जोर से घूम घूम के कहेंगे मैं कहो तो तारो वो है, मैं कहो तो तारो पक्को है। ये भविष्य वक्ता हमारे आसपास में घूमते रहते हैं। ये नेगेटिव विचारधारा के लोग हैं। इनको ये बताओ मत कि हम क्या कर रहे हैं। तैयारी इतनी गुप्त करो, इतनी गुप्त रह करके करो कि जब सफलता आए तब वो अपने आप प्रदर्शन कर दे। सूर्य जब उदय होगा ना, तब वो सूर्य किसी को कहेगा नहीं कि मैं उदय हो रहा। सब मस्तक होकर के उसके सामने प्रणाम करेंगे। इसलिए कोशिश करिए। हम लोग प्रदर्शन ज्यादा करते हैं, पढ़ाई बहुत कम करते हैं। कल से एसआई की तैयारी करने वाले अपना प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे, हम एसआई की तैयारी कर रहे हैं। मैं अच्छी बात से कहता हूं आपको कि अपने आप को सब इंस्पेक्टर समझो। तन और मन इन दोनों का बहुत अच्छा संबंध है। अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तन और मन का संबंध तो है, लेकिन गुप्त रूप बन के करो। ब्रह्मा जी के पास में जब देवता सब इकट्ठे होकर के गए और देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा जी हम राक्षसों से बहुत परेशान हो चुके हैं, तो ब्रह्मा जी ने उनको जवाब दिया कि पीछे जो गुफाएं पड़ी है उसके अंदर जाकर के छुप जाओ। तब देवताओं ने कहा कि धरती लोक पे लोग क्या सोचेंगे कि देवता राक्षसों के डर के चुप गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा समय बहुत खराब है, अभी समय खराब चल रहा है, पीछे गुफा में चले जाओ। जिस दिन समय सामने आ जाए उस दिन दुनिया के सामने आ जाना, ये राक्षस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, समय खराब नहीं है, समय पढ़ने का है, समय छुपने का है, समय ऋषि मुनि बनने का है, समय पतंग की डोर को तोड़ने का है। घर से, परिवार से, रिश्ते नाते से सब कुछ भूल जाओ। वही मेरा भाई जब आईएएस बनता है, गंगा सिंह राजपुरोहित, उसको हम कभी जीवन में सिर्फ मात्र 2 बार उससे मेरी मुलाकात होती, कभी मैं मिल नहीं पाता हूं। सिर्फ मैं सिर्फ ये सुना था कि वो दिल्ली गया हुआ, लेकिन जब वो आईएएस बन करके आता है तब वो सारी कहानियां मेरे को सुनाता है कि अगर मैं रिश्ते नाते, शादी ब्याह में घूमने चला जाता तो आज यहीं का रह जाता। अब मैं जाऊंगा, बड़े शान के साथ जाऊंगा। जो लोग नहीं बुलाते थे अब घर पे बुलाने के लिए आए। इस दुनिया में क्या नहीं हो सकता। आर्थिक परिस्थितियां, कौन सी आर्थिक परिस्थितियां रोड़ा बन जाती है। आर्थिक परिस्थितियां प्रेम जी की कमजोर भी होगी, लक्ष्मी जी भी होगी और हमारी भी थी आर्थिक परिस्थितियां कमजोर थी, लेकिन हमारा आत्मबल इतना मजबूत था, इतना मजबूत था, आत्मबल था। और हम कहते थे कि जिस दिन हमने कोई ठान लिया उस दिन हम पीछे मुड़ करके नहीं देख सकते। इतनी मजबूती के साथ में तैयारी करते। किताबें लेकर के जब बैठते थे तो किताबें खुद डरती थी, अब पता नहीं कितनी पेज पढ़ करके इसको छोड़ेगा। ये पढ़ने के हमारे अंदर तरीके होने चाहिए, अंदर तड़प होनी चाहिए। मारवाड़ी का महीना आग जलनी चाहिए, आग बहादी लवड़ना चाहिए, ठीक है। वो जब आग जल जाती है, वो जब तड़प अंदर हो जाती है, उस दिन आपके सामने कोई रास्ते बंद हो जाते हैं। एक समुद्र के अंदर एक छोटा सा टापू होता है, उस टापू के ऊपर एक राजा का एक स्थान होता है।
उसको कोई जीत नहीं पाया। उसको जितने भी लोग गए सब हार करके आए। एक राजा ने तय किया कि मैं उसको जीत के दिखाऊंगा। जब वे लोग समुद्र के किनारे वहां पर पहुंचे तो वहां पर जो नाविक खड़े थे, उन नाविकों को कहा कि समुद्र को पार करने के लिए नाव का किराया क्या है? उन्होंने कहा क्यों? कि हमें वो जीतना है टापू। उन्होंने कहा तेरे जैसे यहाँ कई आए, 20 लोग पहले आके चले गए, क्यों फालतू में किराया भर रहे हो? हमारा किराया थोड़ा ज्यादा है, आप नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा अपना किराया बताओ, किराया क्या है? उन्होंने कहा हमारा किराया ये रहेगा, 4 से ज्यादा बैठेंगे नहीं। किराया सारा पैसा एडवांस पकड़ाया। सभी सेना वहां टापू के पास पर पहुंच गई। उसको इस किनारे पे वक्त टापू को चारों तरफ से घेर लिया गया और उसने नाविकों को कहा कि आप लोग अपनी नाव यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। अब ये बताओ ये जितनी भी तुम्हारी नाव है इसका कुल राशि कितनी है? उन्होंने कहा क्यों? तो कि मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। नाविकों ने कहा कि जो नाव है हम इतने पैसे में बनती है और इतनी कुल राशि इतनी है। अपने खास विस्वत सैनिक थे, उन सबको कहा इसकी आग लगा दो। उन्होंने उसको आग लगा दी। आग लगाने के बाद में अपने सैनिकों को कहा कि अब आपके सामने एक ही लक्ष्य है और वो है मरना। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। परीक्षा में भी कितने ऑप्शन आते हैं? 4 ऑप्शन आते हैं। आपके सामने ऑप्शन, जिंदगी ऑप्शन बर्बाद कर देती है। कोई वनपाल, कोई वन रक्षक, कोई कांस्टेबल, कोई पटवारी, ना उधर के रहे ना उधर के, ना घर के रहे ना घाट के रहे। लोगों का कोई लक्ष्य है ही नहीं। कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं होगा, ही कर है तो कहीं को पटवारी बड़ी। मैंने देखा है सर, अरे वो करते रहते, भर्तियां तो आती रहेगी, सरकार का काम यही है। आप क्या बनोगे? अपना लक्ष्य निर्धारित करो। क्या कहा इन्होंने? सैनिक हक्के बक्के रह गए। सैनिक ने कहा समुद्र में कूदेंगे तो भी मरेंगे, लड़ेंगे तो भी मरेंगे। सबने आपस में काना फूसी करके तय किया कि करना क्या है, कि मरना तो है ही, तो फिर लड़ के मरो। ईश्वर घोड़ा झोंकिया भाव सागर है, मई ताड़ वालो तार से स्वयं पकड़ से भाई। अब पूरे दल बल के साथ ऐसे लड़े उस टापू को जीत करके वापस आ गए। राजा ने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जीवन में जब सारे रास्ते बंद कर दो, एक ही ऑप्शन दे दो बच्चे को कि देख बेटा तेरे सामने यही लक्ष्य है, 1 साल लग सकता है तेरे को, लेकिन तुझे ये पार करना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो लक्ष्य 1 साल के अंदर अंदर पार करके देगा। लेकिन हमारे सामने ऑप्शन ही होते, वो हम डगमगाते रहते हैं। ना कभी ये सिलेबस पूरा होता है, ना वो सिलेबस पूरा होता है। सब कुछ धरे रह जाते हैं और मार्गदर्शन करने वाले हमारे बहुत ज्यादा घूमते हैं। हम कानों के बहुत कच्चे हैं। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को कहा था, कानों रो कच्चो है। हम कानों के बहुत कच्चे हैं, लोगों की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, इसी वजह से हार जाते हैं। ये आप विश्वास करें, इनकी बातों को सुने गहनता के साथ। अब मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप ऑफिस में पधारें और मैं मेरे दादों के साथ कुछ गुप्त बातें करूंगा। और विष्णु की मत करो।